Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसा दिल लर्जा देने वाला, दिल को दहला देने वाला एक सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा हैबतनाक वाकया जिसमें जानवर नुमा लड़की औरतों की कब्रों में घुसकर उनके साथ बेहुरमती करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। रात के 2 बज रहे थे और ये तीसरी कब्र थी जो वो खोदने की कोशिश कर रहा था। सुबह 10 बजे तदफीन होनी थी, तो इसने सोचा फजर के बाद थोड़ी देर सो जाएगा। अगर अभी से कब्र तैयार कर देगा ताकि सीमेंट वगैरह भी सूख जाए। मगर पहली कब्र में एक बहुत बड़ा पत्थर निकला और दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ गंदा पानी था। हालांकि इसके आसपास तो कोई सीवरेज लाइन नहीं थी और ये तीसरी कब्र खोदते हुए इसके पैर जलने लगे। जमीन बहुत गर्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी तंदूर पे खड़ा हुआ है। मगर अब इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कोई चौथी जगह ढूंढे। लिहाजा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर वो बाहर निकला और अपने 20 साला बेटे को आवाज देकर अपने पैरों पे पानी डलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे छाले निकल आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गौरकर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ बाबा, क्या देख रहे हो? बेटा बस क्या बताऊं, जो मैं देखता हूँ अल्लाह ना करे तू भी कभी देखे। अब मुझसे वैसे भी काम नहीं होता और आज तो बहुत थक गया। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर लगता है कोई बहुत ही गुनहगार आने वाला है। जभी तो ये कब्र अभी से गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें माफ करे। अरे बाबा तुम ऐसे ही वहम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गुल खान ने इस वक्त अपने बेटे की बात की तरदीद नहीं की, मगर इसकी तो एक उम्र गुजरी कब्रिस्तान में। इसे तो कब्र खोदते हुए ही अंदाजा हो जाता था कि आने वाला क्या लेकर आ रहा है। हो सकता है इसके वहमात हो या इसके अपने अंदाजे, मगर अब कब्रिस्तान में उम्र गुजारने वालों को बहुत कुछ अंदाजा होता है। मगर लोग तो कहते हैं कि गोरकर नफ्सियाती होते हैं, लेकिन कौन जाने कि वो क्या महसूस करते हैं। इसका बेटा अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के फारिग ही हुआ है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मगर जबरदस्ती इसे मैट्रिक करवाया और नहीं चाहता कि इसके बेटे की जिंदगी भी इसी कब्रिस्तान में भटकते हुए गुजरे। 10 साल हुए बीवी को फोत हुए, वो अभी यही इसकी कुटिया के पीछे दफन है। खुद इसने भी अपना बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए चाहता है कि मरने से पहले इसके बेटे को कहीं कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिल जाए। और सोने के लिए कुटिया में आके लेटा ही था कि पीछे से रशीदा की रोने की आवाजें आने लगी। ले फिर से शुरू हो गई, अब नहीं सोने देगी ये मुझे। रशीदा तूने अपनी जिंदगी में भी मुझे चैन नहीं लेने दिया और अब मर के भी तू चुप नहीं होती। अभी सोने दे मुझे, सुबह बहुत काम है। गुल खान इसके दादा, फिर बाप और अब वो खुद इस कब्रिस्तान में गौरगन थे। कितने आए और मिट्टी में दफन हो गए। इसके दादा, बाप और इसकी बीवी भी सब इसी कब्रिस्तान में दफन है। मगर अब वो बहुत थक गया है, इससे अब ये काम नहीं होता और इसे अब इस काम से घबराहट होने लगी।
اسی لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی؟ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا بھی کیا ہے میں نے۔ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر ہی قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور اسے اچھی طرح پتا ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی، اب میرے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو، مگر کچھ دنوں سے اس کی رونے میں شدت آ گئی ہے اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہو۔ آ جاؤں گا نیک وقت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو، تیرا شوہر جلدی آئے گا تیرے پاس۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی اس کے گھر والے جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلوایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کر لیں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے یا نہیں، مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے گئے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کر لے جاتا ہے، نہ معلوم کن چکروں میں رہتا ہے۔ اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے اب نہیں بھاگ سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کے برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا رہتا ہے، تو پریشان نہ ہو، تیرا شوہر جلد آنے والا ہے تیرے پاس، تو پریشان نہ ہو، بس دعا کر کہ سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کی رونے کی آوازیں کم نہیں ہوتی، اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخیں بھی لگاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اس نے ایسی ایسی آوازیں سنتے ہوئے زندگی گزار دی، کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر کے راتوں کو، اور خاص کر ان دنوں جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہی تھی، ایک لڑکی کی بہت دل خراش چیخوں کی آواز آنے لگی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی، حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گر گڑانے لگا، اس شہر خاموشہ کے لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے، کچھ عرصہ کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس کے جیسے ہی تھے، آج کیسے ہیں بے بس۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئیں گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی اس کی نیند جیسے روٹ ہی گئی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کے قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن۔ اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی،
जब तो इसने कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। गुल खान इसे बहुत समझाता था कि कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कहते किसी को, बाहर निकला करो, चहलकदमी किया करो, मगर वो बहुत ही डरी हुई रहती थी। गुल खान इसका बहुत ख्याल रखता था, मोहब्बत भी तो बहुत करता था वो उससे। जब सलीम इस दुनिया में आया तो रशीदा का खौफ में और भी इजाफा हो गया कि वो एक नन्हे से छोटे से बच्चे के साथ कब्रिस्तान में कैसे जिंदगी गुजारेगी। मगर इन लोगों के पास ना कोई और रोजगार था और ना कोई ठिकाना। अपने बाप के साथ कब्रों की खुदाई देखते देखते सलीम का बचपन गुजरा। गुल खान और रशीदा इसे पढ़ाना चाहते थे और रशीदा को तो बस ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो पढ़ लिख कर कुछ बने वो लोग कहीं और घर ले लें और यहाँ से चले जाएं। मगर सलीम स्कूल के जमाने से ही गलत सोबत में पड़ चुका था। एक और कुरकन का बेटा इसका दोस्त बन गया था, नादिर, जिसने सलीम को नशे की आदत लगाई और वो अक्सर इसके साथ रातों को कब्रिस्तान में बैठने लगा। रशीदा इन दोनों की दोस्ती के बहुत खिलाफ थी क्योंकि नादिर सलीम से उम्र में काफी बड़ा था। वो अक्सर इसे डांट के भगा देती और सलीम को जबरदस्ती कुटिया में ले जाती। मगर जब सलीम 10 साल का ही था, एक रात रशीदा कब्रिस्तान में मुर्दा हालत में मिली। ऐसा लगता था किसी ने गला घोट के मारा है। पुलिस ने कुछ तहकीकात की मगर गुल खान ने पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी और यूं रशीदा की पुरस्कार मौत का ये हादसा हल न हो सका। मगर जिस दिन इसकी तदफीन हुई, बस इसके रोने की आवाजों ने गुल खान को सोने नहीं दिया और इस रात भी वो रोती रही, मगर उसके साथ कोई और भी रो रहा था। सुबह का उजाला फैलते ही गुल खान उठा और कब्रिस्तान का चक्कर लगाने लगा और कुछ दूर जाके इसने सलीम के दोस्त नादिर को एक कब्र के पास औंधे पड़ा देखा। मगर करीब पहुंचकर इस जैसे मजबूत असाब के मालिक इंसान की भी चीख निकल गई। ऐसा लगता था कि नादिर का सर किसी बड़े पत्थर से कुचला गया है, मगर आसपास कोई बड़ा पत्थर नहीं था, ना किसी और की मौजूदगी, ना कोई और निशान। बहुत छानबीन हुई, थक हार कर पुलिस ने भी कब्रिस्तान का आसेब लिखकर इसे बंद कर दिया। मगर अब गुल खान को भी तशवीश होने लगी थी। इसने एक उम्र यहाँ गुजारी थी, मगर इसे किसी आसेब से इसका पाला नहीं पड़ा। हाँ, मगर इस रात अच्छी बात क्या हुई कि रशीदा की रोने की आवाजें नहीं आई और इस खामोशी ने गुल खान को और बेचैन कर दिया और फिर रात को उठ के अपनी बीवी की कब्र के पास लेट गया। इसे महसूस हुआ कि आज वहाँ बहुत सुकून है, रशीदा आराम से सो रही है। गुल खान को भी नींद के झोंके आने लगे। तब इसे कुछ सरगोशियां सी सुनाई दी, जैसे रशीदा कुछ कह रही है। वाह झंडे, अब क्यों सोने आता है यहाँ? उस रात क्यों नहीं आया था? उस रात क्यों नहीं आया था जब तेरी बीवी को दफनाया गया था? जब क्यों नहीं पहरा दिया यहाँ जब तू कुटिया में छुपा बैठा था? क्या कभी तूने मुझे अकेला छोड़ा जो उस रात छोड़ दिया? तुझे पता कि खां बेरात क्या दिल में भी डरती थी। उस रात बाहर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया तू उस रात? क्यों उस रात तूने बाहर पहरा नहीं दिया? क्यों नहीं आया तू? क्यों? कभी सोचा तूने? तुझे पता है औरत का ना वजूद है ना हस्ती। औरत सिर्फ जिस्म है कुछ लोगों के लिए, सिर्फ जिस्म, सिर्फ जिस्म, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, सिर्फ जिस्म ही है। सुना तूने? और ये बहुत जोर से कहा। वो बहुत जोर जोर से ये कह रही थी। नींद में डूबता गुल खान बड़बड़ाकर उठ गया। वो हैरान था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बचपन से अब तक वो इस कब्रिस्तान में ही है, मगर यह सिलसिला रशीदा की मौत के बाद से ही शुरू हुआ। इससे पहले इसे कभी भी कब्रिस्तान में डर नहीं लगा, वहशत नहीं हुई, मगर अब कुछ बहुत अजीब बातें हो रही थी। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, खास कर आज के दिन और नादिर की मौत।
नादिर पहले रोज कब्रिस्तान में आता था, मगर गुल खान ने जब जहन पर जोर दिया तो इसे याद आया कि वो रशीदा के मरने के बाद से गायब था, जबकि अब कुछ दिनों से नादिर ने दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। वो पक्की उम्र का आदमी हो चुका था। गुल खान को ये हैरत थी कि सलीम से इसकी दोस्ती की कोई तुक नहीं बनती, मगर फिर भी वो सलीम के पास आके रात रात भर बैठने लगा था। गुल खान को तशवीश हो रही थी और अब अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हो रहा था। नादिर की मौत ने इसे हिला कर रख दिया। गुल खान सोच रहा था कि इसके लिए कहीं नौकरी की बात करेगा ताकि वो इस वहशत से बाहर निकल सके। अगले दिन जब गुल खान ने सलीम से बात की कि वो बाहर जाए कहीं नौकरी ढूंढने, न जाने सलीम क्यों झंझला सा गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारी जगह ही गोरकन लग जाऊंगा, मैं क्यों धक्के खाऊं, मैंने सारी जिंदगी यही गुजारी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसके जवाब ने गुल खान को हैरान कर दिया। वो तो खुद ये नौकरी छोड़ने के लिए तड़प रहा था। ये कैसा लड़का है जो यहाँ रहना चाहता है? आखिर क्या वजह है? इसे रशीदा की रात की बात याद आ रही थी। इसे फिक्र हो रही थी, अपने बेटे के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो रहा था। इस कब्रिस्तान में आसेब है, तू नहीं रह पाएगा यहाँ। ये सुनकर सलीम जोर से हंसने लगा। आसेब? कोई आसेब नहीं, जिंदगी गुजारी है यहाँ। आपको कितने आसेब नजर आए हैं? आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यही रहूंगा, यही काम करूंगा, यही रहूंगा। अब से कब्रों की खुदाई भी मैं करूंगा, आप आराम करो, आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। गुल खान ने इससे बहस नहीं की, वो अभी अपने दोस्त की मौत के सदमे में ही होगा। इसने सोचा आराम से बात करेगा। अगले दिन कब्रिस्तान में फिर एक तदफीन होनी थी। औरत की मैयत लाई गई। सलीम ने आगे बढ़कर सब काम किए। सलीम के 3-4 दोस्त भी इसके साथ लगे हुए थे, जो अक्सर इसके साथ ही रहते थे। वो लोग रात भर यहाँ ना मालूम क्या करते रहते थे। पहले गुल खान ने तवज्जो नहीं दी, मगर अब इसे तवज्जो देनी थी। वो इन दोस्तों से सलीम का पीछा छुड़वाना चाहता था। शाम होते ही सलीम ने इसे कुटिया में भेज दिया। जब गुल खान इशा की नमाज के लिए उठा तो सलीम कमरे में नहीं था। वो बाहर आके इसे आवाज़ें देने लगा। अचानक सलीम चीखता हुआ घर की तरफ आया। वो बहुत डरा हुआ था, चीख रहा था और एक तरफ इशारा कर रहा था। जब गुल खान ने जाके देखा तो इसे ताज़ा बनी हुई कब्र के पास सलीम का एक और दोस्त मुर्दा हालत में पड़ा था, जिसका सर जिसे किसी बड़े पत्थर से कुचला गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नादिर मिला था। सलीम बेहोश हो चुका था और गुल खान के पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सलीम के दोस्त के घर वालों ने कुछ दिन रोना धोना किया। असल में इसकी सभी दोस्त एक करीबी कच्ची आबादी के रहने वाले थे, जिनके पास ना तालीम थी ना पैसा। बस कुछ दिन रो धो के चुप हो गए। वैसे भी कब्रिस्तान आसेब सदा मशहूर हो चुका था, मगर अब कब्रिस्तान की इंतजामिया हरकत में आ गई थी। लगातार ये दूसरा वाकया रूनुमा हुआ, जो इंतजामिया और अहले इलाका के लिए भी बाइस तशवीश था। कुछ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। रात के लिए एक चौकीदार रखा गया। गुल खान और सलीम को भी सख्त हिदायत दी गई। थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। हाँ, मगर उन दिनों में गुल खान ने महसूस किया कि सलीम बहुत ही बेचैन है, रात रात भर जागता है। गुल खान को ऐसा लग रहा था वो अपने दोस्तों की मौत की वजह से परेशान है। वो अक्सर इसे बैठा के समझाने लगता था कि बाहर जाके नौकरी ढूंढो, मगर नौकरी के बाद जाने क्यों सलीम चिढ़ जाता था। कुछ दिनों बाद पास की कच्ची आबादी से एक औरत की मैयत लाई गई। इसके साथ सलीम का एक दोस्त भी था, जो तदफीन के बाद कब्रिस्तान में ही रुक गया। गुल खान इसे भेजना चाहता था कि यहाँ इजाजत नहीं है, मगर सलीम इसे समझा बुझा के कमरे में ले गया कि मैं दोस्त के साथ रात भर पहरा दूंगा, वो सुबह चले जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। इसने गुल खान को चाय भी बना के दे दी। चाय पी के गुल खान गहरी नींद सो गया, मगर
फिर क्या हुआ? सुबह वही मंजर था। सलीम कुटिया के पास बेहोश पड़ा था और इसका वो दोस्त नई बनी हुई कब्र के पास इस तरह मुर्दा हालत में मिला जैसे पहले दिनों लड़के मिले थे। वही कहानी दोहराई गई, ना कोई सबूत ना कोई निशानी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर गुल खान को कुछ कुछ याद आ रहा था। चाय पी के इसे गहरी नींद आ गई थी, मगर इसने रशीदा की आवाजें सुनी थी। वो बहुत चीखी थी, आवाजें दे रही थी, मगर वो सो गया था। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था और कब्रिस्तान का ये केस एक बड़े ऑफिसर के पास भेजा गया। इंस्पेक्टर जाने आलम अगले दिन से ही वो तशवीश में लग गया। गुल खान और सलीम से बहुत देर तक पूछगछ हुई और इसके बाद जाने आलम ने जो नतीजा निकाला वो ये था कि जिस दिन किसी औरत की मैयत दफनाई जाती है, इस रात कत्ल होता है और तीनों लड़के इस ताजी बनी हुई कब्रों के पास ही मुर्दा हालत में मिले। आखिर क्या वजह है? और कब्र तो ऐसी होती है जैसे किसी ने छुआ भी नहीं, वरना इतनी बेदर्दी से किसी को मारा जाए तो इस जमीन पर हलचल या कदमों के निशान जरूर होते। ऐसा लग रहा था कि जाने आलम की तशवीश सही सिमत में जा रही है। जाने आलम को जो शक्कुक पैदा हो रहे थे वो शायद सही थे और ऐसे ही ख्यालात गुल खान के भी थे। इससे अंदाजा हो रहा था कि जो इसने कभी देखा ना सुना, ऐसा कुछ इसके सामने आने वाला है। इंस्पेक्टर जाने आलिम एक फर्ज निशानी और समझदार पुलिस ऑफिसर था। इसने जो कड़ियां मिलाई थी, इसे लग रहा था कि वो सही सिमत में जा रहा है। इसकी तशवीश का दायरा इस वक्त रशीदा की मौत से जाके जुड़ रहा था और उसे उन तमाम पहलू का मरकजी किरदार सलीम नजर आ रहा था। सलीम कुछ न कुछ जरूर जानता था। इसके 4 दोस्तों में से अब एक ही जिंदा बचा था, यासिर, जो करीब की कच्ची बस्ती का रहायशी था। जब पुलिस तशवीश के लिए इसको लेने पहुंची तो मालूम हुआ कि वो शदीद बीमार है, सख्त बुखार में मुब्तला है। थाने नहीं आ सकता था तो इंस्पेक्टर ने सलीम को थाने में बुलवाया और इससे तरह तरह के सवालात किए। सलीम बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसके मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए जिससे ये पता चला कि वो नशे का आदी है, बहुत ही कम उम्र से। और ये खबर गुल खान गोरकन पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि यही एक वो चीज थी जिससे खान अपने बेटे को बचाना चाहता था। गुल खान को याद आया था कि नौजवानी में जब वो बहुत घबराता था कब्रिस्तान में रहने से, यहाँ काम करने से, और ऐसे ही वक्त में इसके कुछ यार दोस्तों और दूसरे गोरकनों ने इसे सिगरेट के मशवरे दिए। नशा जो हर गम भुला देता है। कुछ कम अकल इसे सुकून और कैफ की इलामत समझते हैं, मगर वो जहर हराम हलाल की तमीज भी तो खत्म कर देता है। और गुल खान अल्लाह वाला बंदा है, कभी इस पूरे फेल में नहीं पड़ा। इसने अपने बेटे को भी हमेशा यही तलकीन की थी कि इस लानत से दूर रहो, मगर फिर भी न जाने इसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। लोग गोरकन को एक प्रोफेशन समझते हैं, मगर इन्हें इस कबीले की अजियतों का अंदाजा नहीं। कभी किसी कब्रिस्तान में अंदर जाकर देखो, बच्चे पानी के डोल लिए फिरते हैं, भागे भागे आते हैं आपके पीछे पीछे, साहब जी पानी डाल दे, सफाई कर दे। आप 5-10 रुपए दे देते हो, क्या आपको इन पर तरस नहीं आता? क्या कोई इंसान अपने किसी बच्चे के बारे में ऐसा सोच सकता है? इसका बच्चा दिन रात कब्रिस्तान में गुजारे और ये बच्चे इस अजियत से निकलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। इनके लिए फरार का सिर्फ एक ही रास्ता है, मारो दम मिट जाए गम। फिर इनको सही गलत हर चीज की तमीज भूल जाती है। इन्हें गुनाह सवाब याद नहीं रहता। और अब गुल खान को बहुत तशवीश हो रही थी। इसे अंदाजा हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं सलीम भी इसमें मुलव्वस है। इसकी माँ का रोना चीखना, इसके दोस्तों की मौत, ऐसा नहीं हो सकता कि सलीम कुछ न जानता हो। चंद दिन हवालात में जब सलीम को नशा नहीं मिला तो इसने अपना मुंह खोल दिया।
बयान क्या था? कयामत थी जो गुल खान पर टूटी थी। नादिर एक आदी मुजरिम जिसने सलीम से बचपन में दोस्ती की, जो सारी सारी रात इसके साथ बैठा रहता था। इसने ही मासूम बच्चे को सिगरेट की लत में लगाया और 10 साल के मासूम बच्चे से बदफाली करता था। और एक रात रशीदा सलीम को कमरे में ना पाकर इसे ढूंढने निकली और इसने नादिर को रंगे हाथों पकड़ा। सलीम को एक चादर में छुपा के इसे कमरे में भेज दिया। इस वक्त बहुत डरा हुआ था, जाके कमरे में दबक गया। रशीदा नादिर पे चीख रही थी। सलीम को नहीं याद कि क्या हुआ था, मगर फिर अगले दिन रशीदा की लाश कब्रिस्तान में मिली। और यही नहीं, तदफीन के बाद नादिर रात में फिर आया और सलीम को सिगरेट दे के घर के अंदर भेज दिया। और रात गुल खान भी कुटिया में ही था। वो बहुत दुखी था। वो सलीम को साथ लिपटा के लेट गया, मगर नादिर कब्रिस्तान में ही था। आखिर क्यों? ये बात इस वक्त इस बच्चे को समझ नहीं आई थी। इसकी माँ की कब्र की बेहुरमती की गई। नादिर को अपना इंतकाम लेना था। इसके बाद नादिर इलाके से फरार हो गया और बहुत अरसे बाद वापस आया था, मगर सलीम को नशे की आदत इसी ने ही लगाई थी। सलीम को नशे की आदत ऐसी लगी थी कि इसने अपने जैसे नशे के आदी लड़कों से दोस्ती की और इन दोस्तों से इसे और गंदी आदतों में मुलव्वस किया। वो एक एक बात बताता चला गया कि कुछ अरसे से वो और उसके दोस्त रात को औरतों की कब्रों में उतर जाते थे, उनके साथ बदफाली करते थे रात भर बारी बारी। और जब कुछ दिन तक कोई नई तदफीन नहीं होती थी, वो पुरानी कब्रों को भी पामाल कर देते थे। जाने आलिम के असाब जवाब दे गए थे। ये सब सुनने के बाद इसका डंडा उठा और इसने सलीम को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, मगर सलीम ने बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं की, क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि अब इसका अंजाम करीब है। और गुल खान खामोशी से एक तरफ बैठा ये सब देखता जा रहा था। ना इसे अपने बेटे पर तरस आ रहा था, ना इसे दुख हो रहा था। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मगर फिक्र की बात ये थी कि सलीम का चौथा दोस्त जो बीमारी का बहाना कर रहा था, वो अपने घर से गायब था। इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी। सलीम का दोस्त जिसकी पकड़ जरूरी थी, वो पास वाले गांव में छुपा था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया, फिर इससे पूछगिछ की। उसने बताया कि हम चारों जब कोई औरत की मैयत आती थी तो हम इस रात बहुत मजे करते थे। पहले बहुत नशा करते थे, बाद में हम अपना काम को अंजाम देते थे। जबकि इस दौरान सलीम अपने वालिद साहब को नशे की गोलियां देकर सुलाता था, तो हम वो मैयत की कब्र दोबारा खोदते थे, फिर उसके साथ ज्यादती करते थे और मैयत की कफन उतार कर बेच देते थे। और गुल खान जब ये सब अपनी आंखों और कानों से देखा सुना तो वो शदीद गम में पड़ गया। फिर सलीम ने अपने बाबा गुल खान को अकेले मिलने बुलाया। फिर इसने गुल खान को पूरी सच्चाई बताई। बाबा मुझे माफ करना, बाबा मुझे माफ करना, बार बार मुसलसल रोता जाता, ये कहता जा रहा था। बाबा मैं नशे की आग में अंधा हो गया था। बाबा आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाबा जो आज तक नहीं बता सका। गुल खान ने एक दर्द भरी आवाज में बोला, अब क्या बचा है कहने को। आज मुझे शर्म आ रही है कि तू बेटा है मेरा। मुझे आज ये कहते हुए ही शर्म आ रही है, काश कि ये दिन नहीं आता, मैं ये सब ना देख पाता। तुमने तो जीते जी ही मार दिया मुझे। कहीं एक बार अपने बूढ़े बाबा का भी नहीं सोचा। अब मेरी आखिरी दिनों में रुसवा करा दिया मुझे। कभी माफ नहीं करूंगा तुझे। बाबा मुझे माफ करना। बाबा बहुत देर से बोलना चाहता था आपको, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। पर बाबा आज जरूरी है। सुनो बाबा, आपने कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की मौत कैसे हुई? कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की लाश घर के बाहर कैसे मिली? कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की लाश घर के बाहर कैसे मिली?
گل خان یہ سن کر ایک بہت ہی عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے سلیم کو دیکھنے لگا، جیسے گل خان کی برسوں کی نیند کے بعد آنکھ کھل گئی ہو، جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی ہو۔ گل خان حیرت بھرے انداز سے پوچھنے لگا، کیا مطلب ہے تیرا؟ بابا، اس رات جب اماں جان گھر سے باہر آئی تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی زیادتی کر رہا تھا۔ اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اماں جان سے زیادتی کی، پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ میں ڈر گیا تھا بہت۔ پھر انکل نادر نے مجھے کہا، اگر کسی کو بتاؤ گے تو تیرا اور تیرے بابا کا بھی یہی حال کروں گا۔ پھر اس نے مجھے بہت نشہ کروایا۔ گل خان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا اور جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا، ایک طرف رشیدہ کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک طرف سلیم کی باتیں دماغ میں جیسے ریگستان میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے آج تک اس بات پر تشویش کیوں نہیں کی۔ بہت زور زور سے رو رہا تھا، اتنے میں آنکھ لگ گئی۔ گل خان کی جیسے ہی آنکھ لگی تو گل خان نے رشیدہ بیگم کو دیکھا تو تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا رشیدہ، مجھے معاف کر دو۔ میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں روتی ہوں۔ اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی، اس رات بھی بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مر گئی، سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ کیوں چپ رہے؟ کیوں؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے، اور جس دن نادر آیا، وہ آیا تھا تیری بیوی کی قبر پہ، زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مار دیا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، اگر آپ میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانی۔ اگر مانتے تو آج آپ کی بیوی زندہ ہوتی اور ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا۔ اور اب آپ سے بھی کیا شکایت، آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہو، بس اب آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گل خان تڑپ کے اٹھے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا گل خان کو۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکا۔ گل خان نے آخری بات یہی کہی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا تھا اب مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ گل خان نے دم توڑ دیا، اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ادھر گل خان کی وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ جہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی تھی ادھر دفنا دیا۔ پھر 10 دن بعد ان دنوں سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی۔ کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گل خان قبرستان ہے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔